नमस्कार दोस्तों। आज का जो एक वारदात है, आज की जो एक घटना है, आज का जो एक क्राइम है, ये दक्षिण भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और चेन्नई को पूर्व में मद्रास कहा जाता था। मद्रास का एक स्टेशन है नगम्बक्कम। वहाँ का सुबह 6:30 बजे का समय था और सुबह 6:30 बजे एक लड़की जो स्टेशन पर बेंच पड़ी हुई होती है वहाँ पर बैठी हुई थी और एक लड़का आता है। पहले वो थोड़ी देर उससे बात करता है। बात करने के बाद वो पैंट में एक हसिया टाइप का धारदार हथियार लिए हुए था, जिससे उस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है। और मात्र जो सुबह 6:30 बजे का टाइम था और 5 मिनट के अंदर ही वो लड़की 3 बार ऊपर नीचे होती है और दम तोड़ देती है। जैसा कि मैंने बताया कि नगम्बक्कम स्टेशन चेन्नई का, वहाँ पर सुबह बहुत सी ट्रेनें आती जाती हैं जो कि चेन्नई शहर के लिए जाती हैं। उसमें बहुत से लोगों का अपने नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए आना जाना लगा रहता है। और ऐसे में ये हत्या हो गई तो सभी लोगों ने जब इस घटनाक्रम को देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित, अचंभित और डरे सहमे हो गए। बहुत से लोगों की तो ट्रेनें छूट गई, बहुत से लोग तो वहाँ से भाग गए, बहुत से लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे और बहुत से लोग इतना ज़्यादा डर और सहम गए थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन एक मानवीय प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो तुरंत वहाँ से कोई कपड़ा लाया और उस लड़की के शव पर डाल दिया, क्योंकि उसकी हत्या हुई थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बिखरा हुआ पड़ा हुआ था और लड़का वहाँ से भाग गया। ऐसे में कोई जाकर रेलवे पुलिस को सूचना देता है, लेकिन रेलवे पुलिस के कर्मचारी वहाँ पर समयानुसार नहीं पहुँचते हैं। ऐसे में फिर 6:30 बजे से 8 बज जाता है। फिर एक अधिकारी नुमा व्यक्ति जब वहाँ आता है तो पुनः भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ इकट्ठा हो जाने के बाद सभी अधिकारी आते हैं। फिर जो पुलिस का तरीका होता है वो शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अपनी जो विधिक कार्रवाइयाँ होती हैं उसको पूरा किया जाता है। वहाँ पर डी तमिल सरन, जो कि एक बेंगलुरु में प्रोफेसर थी, वो अपना एक बयान दर्ज कराती हैं। जहाँ तक ये माना जाता है उनका ये पहला बयान था, वही पहली वहाँ की गवाह थी कि मैं जहाँ पे घटना हुई है उससे 50 गज की दूरी पे खड़ी थी और एक लड़का आता है और वो इस लड़की के ऊपर घातक वार करता है। घातक वार करने के बाद कुछ लड़के, और वार करने के बाद वो भागने लगता है तो कुछ लड़के उसको दौड़ाते भी हैं। और जैसा कि ये चिल्लाने की आवाज़ आई थी तो मैंने भी देखा, और कुछ लड़के उसे डीले से मारने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो पार करके भाग रहा था। उधर से ट्रेन आ जाती है तो वो दीवार तड़क कर भाग जाता है। ऐसे में बहुत देर तक लोग लड़के दौड़ाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, डी तमिल सरन जो कि बेंगलुरु प्रोफेसर थी, उन्होंने जो बयान दर्ज कराया उससे बयान को दर्ज किया गया। अब मामला कोर्ट में भी, इस केस में रेलवे पुलिस को बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाई गई थी कि एक 24 वर्षीय लड़की जो कि स्टेशन पर निर्मम हत्या की गई थी, स्टेशन पर पड़ी थी, और आपने इतनी देर से प्रतिक्रिया क्यों ली? अगर इतनी देर से होती तो मैं इसमें हस्तक्षेप करूंगा। अब ऐसी घटना स्थल पर होने के बाद उसके जो पिता हैं वो भी आ जाते हैं, जिनका नाम था संथान गोपाल कृष्णन जी भी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो बताते हैं कि मेरी बेटी स्वाति धनलक्ष्मी कॉलेज से इसने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था और बीटेक करने के बाद इसकी जॉब
चेन्नई के इन्फोसिस में, जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है वहीं पर इन्फोसिस का ऑफिस है, वहीं पर नौकरी लग गई थी। पहले इसकी ट्रेनिंग हुई थी और फिर बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर वो रोज़ नंगाबक्कम स्टेशन से चेन्नई जाती थी और पुनः वापस आती थी। अब अगले दिन ये घटना चेन्नई शहर के अखबारों की महत्वपूर्ण सुर्खियां बन जाती है। सभी लोग ये जानने के लिए परेशान थे कि एक पढ़ी लिखी लड़की, शिक्षित लड़की जो अपने परिवार के दायित्वों को पालन कर रही थी, वो उसके साथ ऐसी निर्मम जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य घटना हुई है, ऐसा कोई क्यों कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, संथान गोपाल कृष्णन एक इंश्योरेंस अधिकारी थे और वो अपने उस नौकरी से रिटायर्ड हो गए थे। और जब ये घटना हुई सुबह 6:30 बजे, उसके 10 मिनट पहले वो अपनी बाइक से अपनी बेटी को छोड़कर स्टेशन पर गए थे और उनके जाने के कुछ समय पश्चात ही इस प्रकार की घटना हो जाती है। अब पुलिस ढूंढना प्रारंभ करती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था, तो सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाती है। सीसीटीवी कैमरों की जब जांच होती है तो उसमें पाया जाता है नीली सफ़ेद चेकदार शर्ट और काली पैंट पहने व्यक्ति जो यहाँ पर आया था, उसने इस लड़की के ऊपर घातक हमला किया है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे से वो तस्वीर निकाली जाती है तो उसमें से किसी प्रकार उन तस्वीरों की पुष्टि नहीं हो जाती। सिर्फ शर्ट पैंट तो गहरे रंग में उसमें दिखाई पड़ रहा था, लेकिन चेहरा सही से समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए पुलिस वहाँ पर जो उपस्थित लोग होते हैं सबके बयान सबके दर्ज करती है। तो लगभग 70 लोगों के बयान जो आने वाले थे, जाने वाले थे, जिन्होंने घटनाक्रम को देखा था, जो इस लड़की को जानते थे, कभी कभी लड़की उनके साथ बैठ में जाती थी, ऐसे सभी लोगों के बयानात दर्ज किए जाते हैं। और उन्हें बयानातों के आधार पर एक जो इनका मित्र था, जो रोज़ वो भी ट्रेन से जाता था, मोहम्मद बिलाल ये बताता है कि मैं स्वाति के साथ ही इन्फोसिस में काम करता हूँ। और वो भी बताता है कि 6-7 जून को कोई लड़का इसके साथ इसी स्टेशन पर आया था और इसके बहुत 4-5 तमाचे मारे थे। और तमाचे मारने के बाद इस लड़की ने किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया उन तमाचों के बारे में नहीं की थी। अब सभी लोगों का कहना, पुलिस पूछती है कि जिन लोगों ने तमाचा मारा था वो लड़का यही था कि कोई दूसरा था, तो वो कहती है कि अब गौर से तो नहीं देखा, वो हमें लग रहा दूसरा था, वो 2 लड़के थे। लेकिन यश स्वाति ने इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की थी। अब ऐसे बिलाल बताता है कि ये बताती है कि कोई लड़का है पी राम कुमार, जो बहुत दिनों से मेरे स्वाति के पीछे पड़ा था, स्वाति को परेशान कर रहा था। वो रोज़ उसका पीछा करता था। 16 तारीख को, 17 तारीख को बहुत पीछा कर रहा था, क्योंकि एक बार वो स्वाति इन्फोसिस के ऑफिस में आई थी और बहुत डरी सहमी थी। ऐसे में प्री राजकुमार बिलाल के नाम से एक नाम पता चलता है। फिर सभी लोगों के द्वारा, जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को होते देखा था, उस घटनाक्रम के अभियुक्त का स्क्रैच बनवाया जाता है। स्क्रैच जो कि एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग सभी लोगों की जो बताने का तरीका होता है, शरीर की बनावट और शरीर का रंग रूप, लंबाई चौड़ाई, उसके आधार पर एक्सपर्ट लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर घटनाक्रम को कई लोगों ने देखा था, तो इसमें जो वो बना स्क्रैच वो बहुत ही साफ दिखने लगा था। वो स्क्रैच फिर के पुलिस ने फिर बहुत सी कापियाँ निकलवा ली, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट और कुछ रंगीन कापियाँ भी निकलवा ली। और रंगीन और ब्लैक एंड वाइट कापियों के माध्यम से पुलिस उसको ढूंढने का शुरू कर देती है। और जैसा मैंने बताया कि स्वाति जो थी एक दक्षिण साउथ सिटी चेन्नई का है, चुड़ोमैलू की रहने वाली थी, साउथ सिटी में रहती थी। और जब
उसको ढूंढना प्रारंभ किया गया। तो पहले क्या किया गया, वहाँ का बहुत सा डंप डाटा निकाला गया। वहाँ का जो डंप डाटा निकाला गया वो नंगमबंगम स्टेशन से पाटनपुर रेलवे स्टेशन और दोनों का बाहरी इलाका, जब उन लोगों का डंप डाटा निकाला गया तो उसमें डंप डाटे में लगभग 5 लाख टावरों से नंबर सक्रिय थे। उन नंबरों की जब पुलिस ने बहुत गहन जांच पड़ताल शुरू की, बहुत ज़्यादा समीक्षा की, तो उसमें 5 लाख लोगों में से 48 नंबर जो कि इस स्वाति के अगल बगल इर्द गिर्द घूमते थे, उन 48 नंबरों का चयन पुलिस ने बड़ी मशक्क़त के बाद किया। उन 48 नंबरों के जब उसके जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे थे, उसमें जो उनका नाम, उनका पता और जो भी डॉक्यूमेंट संबंधी कागज़ लगे थे, उनके आधार पर 48 नंबर पाए गए थे। उनके घरों में जब जाकर जांच की गई तो उसमें से एक नंबर संदिग्ध पाया गया। जब वो नंबर जांच किया गया तो नंबर पी रामकुमार का था। तो उस नंबर की जब डिटेल या लोकेशन निकलवाई गई तो वो भी चूड़ेमैड़ू के दक्षिण के उसमें रहने वाला था। जब उस नंबर की लोकेशन निकली, पर डे की लोकेशन निकली, तो ये कन्फर्म हो गया कहीं ना कहीं ये जो लड़का है पी रामकुमार, ये चूड़ेमैड़ू में स्वाति के घर के आसपास ही रहता है। अब पुलिस अपने जांच का तरीका भी शुरू करती है। मैंने एक पूर्व में बताया था कि हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं रेलवे पुलिस को भी डांट लगाई थी। तो पहले ये केस रेलवे पुलिस से क्राइम पुलिस जो सिटी पुलिस होती है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब पुलिस चूड़ेमैड़ू में जो लगभग प्रत्येक घर जा जाकर जो एक्सपर्ट के द्वारा स्क्रैच बनवाया गया था उसके माध्यम से जांच करना प्रारंभ कर देती है। लगभग 800-900 घरों में पुलिस जाती है, वो स्क्रैच दिखाती है और स्क्रैच के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू होती है। जो वहाँ पर जब जांच पड़ताल कर रही थी तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसको मिलता है जिसका नाम था नाथसेन। नाथसेन बताता है कि मैं इसको जानता हूँ और वो ये भी बताता है ये लड़का राम कुमार ही है और राम कुमार पहले कुछ समय मेरे साथ मेरे कमरे में रहा है, लेकिन वो बहुत दिन से उस कमरे पर नहीं आता है। तो पुलिस को वो पता भी बताता है। जब पुलिस वहाँ जाती है और जांच पड़ताल करती है तो राम कुमार की शर्ट जो उसने पहनकर जो हत्या की थी वो शर्ट उस कमरे में बरामद हो जाती है। शर्ट के आधार पर पुलिस का शक और भी पुख्ता हो जाता है। फिर पुलिस उसकी डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है कि वो चेन्नई का ही एक इलाका है मीनाक्षीपुरम का रहने वाला है। जब वो वहाँ जाती है तो ये अपने घर में सो रहा था और पुलिस उसके घर में छापा मारती है तो ये भागता है और पुलिस इसको दौड़ाती है तो ये अपने ऊपर ब्लेड से बहुत बार घातक हमला कर लेता है और घातक हमले से इसके बहुत से घाव हो जाते हैं, लेकिन अंततः पुलिस इसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद इसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती कराने के पश्चात जब ये ठीक हो जाता है तो पुलिस इसको थाने लाती है और इससे पूछताछ शुरू करती है। जैसा कि आपको भी पता होगा, कोई सभ्यता से तो कुछ बताता नहीं है और जब पुलिस अपनी पुलिसिया पूछताछ करती है, जो पुलिसिया पूछताछ है वो आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस ने जब अपने तथ्यों को किसी क्रिमिनल से, किसी अभियुक्त से, किसी हत्यारोपी से उगलवाती है तो किस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई के आधार पर उगलवाती है। पुलिस जब अपनी अच्छे से पूछताछ करती है तो पुलिस की इस पूछताछ से राम कुमार उगलना शुरू करता है। वो बताता है कि मैं पी राम कुमार मीनाक्षीपुरम का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम परम शिवम है जो BSNL में कर्मचारी थे और वो रिटायर्ड हो गए हैं, अब गांव में ही खेती करते हैं। मेरी माता भी हाउसवाइफ हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था
और फेसबुक के ज़रिए मेरी यश स्वाति से मुलाकात हुई थी। पहले तो ये मेरी फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और धीरे धीरे फेसबुक के ज़रिए ही हमारे लोगों की थोड़ी बहुत बात हुई। लेकिन जब मैंने इसको मिलने के लिए जो एक पेरूमल टेम्पल है वहाँ पर गया, और मैं रोज़ इसका पीछा करता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि कैसे कहूँ। एक दिन मैं पेरूमल टेम्पल पर गया और मैंने इससे अपने जब प्यार का इजहार किया तो इसने मुझे ज़ोरदार तमाचा मार दिया, और उस तमाचा मारने के बाद कहा, तुम अपनी शक्ल देखो और अपने कपड़े देखो, तुम मेरे लायक नहीं हो। ऐसे में फिर मैं इसका और ज़्यादा पीछा करने लगा। मेरे अंदर जुनून सा सवार हो गया कि मुझे इसे पाना ही है और पाके ही रहना है। ऐसे में मैं इसका और ज़्यादा जब पीछा करने लगा तो एक बार ये जो है इडियप्पम एक जगह खा रही थी, मैं वहाँ पर जाता हूँ और अपने प्यार करने के बारे में बताता हूँ। इडियप्पम एक चेन्नई का व्यंजन होता है जिसको वहाँ के लोग बड़ा चाव से खाते हैं। जब मैं उससे प्यार का इजहार करता हूँ तो ये वहाँ पर मुझे खींच कर 4-5 तमाचे मारती है, जिससे मेरे अंदर गुस्सा व्याप्त हो जाती है और मैं अपना इससे या तो उसको पा लेना चाहता था या तो फिर इसको किसी को नहीं पाने देना था। इस प्रकार की भावना मेरे अंदर जन्म ले लेती है और ऐसे में मैं इससे बदला लेने की कोशिश में लग जाता हूँ और धीरे धीरे मैं रोज़ इसका पीछा करता था। लेकिन उस दिन से ये भी बहुत सतर्क हो गई थी। इसके पापा, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, अपनी मोटरसाइकिल से स्टेशन पर छोड़ने आते थे, वो भी इसको छोड़ने आने लगे और मैं मौके की तलाश में था। 24 जून 2016 को ये स्टेशन पर बैठी थी, तब मैं वहाँ पर गया और इससे समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये मुझको उल्टा सीधा कह रही थी, तो मैंने गाली भी दिया और उसके बाद मैंने धारदार हथियारों से इसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे और उसके बाद मैं वहाँ से भाग आया। तो पुलिस उसके जो शर्ट बरामद हुई थी, उसकी मोबाइल की लोकेशन और साक्ष्यों और सबूतों व गवाहों व वहाँ के जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने स्क्रैच बनाया था, जिन लोगों के बयानात के आधार पर स्क्रैच बनाया था, उस स्क्रैच सभी तथ्यों के आधार पर इसको वहाँ की जो जेल होती है वहाँ भेज देती है। जो चेन्नई की जेल थी वहाँ पर भेज दिया जाता है और जेल में जो ये था 18 सितंबर 2016 को ये बिजली के करंट को चबाने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है या आत्महत्या कर लेता है। पुलिस जो बताती है ये इसको आत्महत्या बताती है, जिसके लिए इनके जो पिताजी थे परम शिवम, वो इस पर आपत्ति जाहिर करते हैं, जिससे इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में भी उसके ऊपर बहुत से घातक हमले टाइप का प्रतीत हो रहा था, जिससे इनके पिता परम शिवम सहमत नहीं थे। फिर ह्यूमन राइट भी इसमें लग जाता है कि जेल के अंदर हत्या हुई है, जेल की ये जिम्मेदारी थी। कैसे कोई व्यक्ति, अगर इसको आत्महत्या ही करनी होती तो 3-4 महीने के बाद क्यों करना ही था, तो 2-4-10 दिन में कर लेता। इतने दिन 83 दिन जेल में रहने के बाद इसने आत्महत्या क्यों की? इस तरह के तथ्य उठ जाते हैं और कहीं ना कहीं पूरे चेन्नई में पी राम कुमार के पक्ष में आवाज़ उठने लगती है और ये अखबारों की सुर्खियां भी बन जाती है कि जेल में एस स्वाति का अभियुक्त, एस स्वाति का हत्यारा, इसने आत्महत्या की। इस पे पुलिस के ऊपर, जेल विभाग के अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान उठाए जाते हैं। तो इसमें पुनः पोस्टमार्टम कराया जाता है। पुनः पोस्टमार्टम करने वाली जो टीम थी वो स्पेशल डॉक्टरों की टीम थी। वो भी कहीं ना कहीं इसमें इसी प्रकार का बताते हैं कि जो इसके ऊपर हमला टाइप का ही बताते हैं। जो चोटें आई हैं वो पूरी तरह से करंट लगने से नहीं, कुछ जो होठों पे वो प्रूफ देते हैं, वो हत्या के बाद के प्रूफ देते हैं। इस पर ह्यूमन राइट्स, बहुत सी संस्थाएं, क्योंकि ये मैटर कहीं ना कहीं फिर जाति, जो भारत
हमारे यहाँ बहुत से धर्मों और बहुत सी जातियों, बहुत सी सभ्यताओं, बहुत से संस्कारों का देश माना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो लड़का था पी राम कुंवर, ये दलित कास्ट से आता था। जो लड़की थी यशस्वाति, वो ब्राह्मण समुदाय से आती थी। ऐसे में इस चीज़ को लेकर भी आवाज़ उठने लगती हैं। इसमें राजनीतिक मंच भी इस केस को ऊपर उठाने का प्रयास करने लगता है, जिसमें बहुत वाद विवाद होता है और जेल अधिकारियों को भी बहुत सुनने को मिलता है। रोज़ अखबारों का विज्ञापन था, एक तरफ जहां जेल अधिकारी, जांच अधिकारी हाई कोर्ट से ये केस में परमिशन मांग रहे थे कि लड़के ने आत्महत्या कर ली है और अब इस केस का कोई अभियुक्त नहीं बचा है, तो माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट इसको बंद कर दे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी संस्थाएं, बहुत से और ह्यूमन राइट कमीशन और इस समुदाय के बहुत से लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन होते हैं, जगह जगह पी राम कुंवर की आत्महत्या पर सवालात उठाए जाते हैं। इसमें एक बाला मुरुगन, जो कि नेशनल सिक्योरिटी पीपल यूनियन एक संस्था होती है, वो भी आवाज़ उठाते हैं कि जैसे कि यशस्वाति की जो हत्या हुई है उसकी जांच की जाए, क्योंकि हो सकता है पी राम कुंवर ने की हो, लेकिन पी राम कुंवर ने जो आत्महत्या की है उसके भी सही से जांच की जाए। इसमें बहुत से तरीके से वो किया जाता है, लेकिन लास्ट में 2021 तक के इस पर सवालात उठते रहे। रोज़ कोई ना कोई इस पर विज्ञापन होता रहा। लास्ट में मद्रास हाई कोर्ट इस केस को बंद कर देता है। लेकिन ये घटना आपको ये बताती है कि एक लड़की जो कि शिक्षित परिवार से बिलोंग करती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, चेन्नई का नौकरी के सिलसिले में जाती थी, एक लड़की का घर से बाहर निकलना कितना असुरक्षित है। और आज के जो युवा लड़के हैं वो एक तरफा प्यार करते हैं। एक तरफा प्यार करने में इस प्रकार की खूनी घटना को इल्ज़ाम दे देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं समस्या का विषय बन जाता है और पूरे चेन्नई ने इसको हिला के रख दिया था। लेकिन ऐसे में जो हमारी युवा बहनें, युवा लड़कियां या जो घर के सिलसिले से बाहर जाती हैं, उनके साथ कोई घटना होती है या कोई घटनाक्रम होता है या कोई उनको परेशान करता है, तो उनको अपने परिवार के सदस्यों को बताना चाहिए और ऐसी घटनाओं से जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप सजग नहीं रहोगे, सतर्क नहीं रहोगे और जागरूक नहीं रहोगे, तो आप भी किसी न किसी घटनाक्रम का शिकार हो सकते हो। तो ऐसा घटनाक्रम किसी के साथ हो, उससे पहले ही वो सतर्क रहे। और ऐसे केसों में होता क्या है, जब इस प्रकार के केस हो जाते हैं तो ये व्यक्ति को तो सोचने पे भी मजबूर करता है। आगे और युवा पीढ़ी के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके माता पिता भी ये डरने लगते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है कहीं मेरी बेटी के साथ या मेरे बेटे के साथ ना हो जाए। तो ये जो यशस्वाति का केस है, ये पूरे चेन्नई में बहुत ही दर्दनाक केस था, बहुत ही जघन्य अपराध था, बहुत ही निर्मम हत्या थी और धारदार हथियार से किया गया हमला था और इसने पूरे चेन्नई को हिला के रख दिया। 2016 से लेकर 2021 तक के इस केस की खबरें अखबारों में, विज्ञापनों में छपती रहीं और सभी लोगों को सोचने पे मजबूर किया। लेकिन इस घटना की कहानी से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और इस घटना की बताई गई कहानी अगर मेरे द्वारा सही लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।